तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आज के इस इम्पोर्टेंट सेशन में। और बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि भाई ये पहला डेमो है हमारा यूटेट एग्जामिनेशन को टारगेट करता हुआ। और यूटेट में किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है, एनसीईआरटी को किस तरीके से समझना है, कुछ बिंदुओं के माध्यम से हम लोग चैप्टर 4 को देखेंगे जो क्लास 7 का चैप्टर 4 है। यहाँ पर हम आपको भूमिका बता देंगे कि किस तरीके से किस लेवल पर हम लोग प्रिपरेशन को लेकर के जाएंगे। थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड रखेंगे, ये एक डेमो है इस वजह से इसका डिटेल हम लोग बैच में तो पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर एक डेमो आपको हम समझाएंगे कि किस तरीके से क्लासेस हमारी होने जा रही हैं एप्लीकेशन पर यूटेट पे, जहां पर एनसीईआरटी बहुत बड़ा एक तरह से रिसोर्स होने वाला है। ठीक है, तो देखिए ग्रोइंग अप एज बॉयज एंड गर्ल्स, सबसे पहले आपको बता दें यूटेट एग्जामिनेशन जो बैच है हमारा एनसीईआरटी का, जो अभी मोस्ट रेलिवेंट पॉलिटी का पीडीएफ सारा का सारा है, अभी हम उसे ऐड कर दे रहे हैं। आप उसे एक बार पलट करके देख लीजिएगा, पीडीएफ के फॉर्म में वो अवेलेबल रहेगा एप्लीकेशन पर आपके बैच में। पहली चीज ये हो गई, एसएसटी बहुत बड़ा सोर्स, सबसे बड़ा सोर्स आप एक तरह से मान सकते हैं एनसीईआरटी बुक्स को, तो वो हम ऐड कर देंगे क्लास वाइज, वो पीडीएफ आपको ऐड करके हम दे देंगे। पॉलिटी वाला पार्ट अभी ऐड कर देंगे, फिर आगे चल करके बाकी सारे पीडीएफ भी ऐड होंगे। ठीक है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए जेंडर टॉपिक हमारा है, यूनिट नंबर 3 है, क्लास 7 का ये हमारा टॉपिक। और इसमें आपको आपको 44 नंबर पेज एनसीईआरटी क्लास 7 के एनसीईआरटी में देखने को मिलेगा। इसको हम लोगों ने दो पार्ट में डिवाइड किया है, जेंडर एनसीईआरटी में दो पार्ट में डिवाइडेड है। पहला हमारा आ जाता है एनसीईआरटी का जो चैप्टर नंबर 4, जिसमें लिख रहा है ग्रोइंग अप बॉयज एंड गर्ल्स, है ना, पहला चैप्टर है। इसी को आज की क्लास का एक डेमो के रूप में देखते हैं, पूरा डिटेल में नहीं, लेकिन हाँ एक मोटी मोटी समझ जो है वो हम लोग इस चैप्टर की यहाँ पर विकसित करने की कोशिश करते हैं। चलिए देखिएगा, ग्रोइंग अप बॉयज एंड गर्ल्स, इसमें क्या है, बेसिकली बॉयज एंड गर्ल्स को किस तरीके से ग्रो करना है। ऐसा एक स्टीरियोटाइप बना हुआ है ना कि यार लड़कियां जो है वो घर के काम करेंगी, बॉयज जो है वो बाहर कमा करके ला करके देगा। ये एनसीईआरटी में किस तरीके से इसको स्ट्रेंथन किया गया और कैसे इसे एसएसटी की पेडागोजी में यूज किया जाएगा, ये सारी विचारधाराओं को, स्टीरियोटाइप क्या होता है, रूढ़िवादिता क्या होती है, उस पर भी बात होगी। बाइलिंगुअल तरीके से चलेंगे, एक एक पॉइंट एक एक प्रकरण को अलग से चर्चा करते हुए चलेंगे, एकदम ध्यान से सुनते हुए चले जाइएगा। देखिए भगवान ने बनाया एक पुरुष एक महिला, अगर दोनों में भेद होता, अगर कोई अंतर होता, तो दो भागों में भगवान ने ही अपने ही जीवों को तो दो भागों में नहीं डिवाइड किया होता, है ना। तो उसको अगर ध्यान में रखें तो भाई एक इक्वालिटी होनी चाहिए, ये प्राथमिक जरूरत है। और चाहे ये इक्वालिटी, ये जो मतलब इक्वालिटी ना होने की वजह से बहुत सारे भेदभाव और बहुत सारी समस्याएं जो है वो समाज में उत्पन्न होती हैं। बिल्कुल देखते हैं, समझते हैं कि जेंडर क्या कहता है, और ये हमारा बॉयज एंड गर्ल्स का किस तरीके से हम लोग यहाँ पर ग्रोइंग अप, इनका इनका जो एक तरह से उम्र जैसे जैसे बढ़ती है, क्या क्या चेंजेस आते हैं इनके बिहेवियर में, वो यहाँ पर हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, ग्रोइंग अप एज बॉयज एंड गर्ल्स, यहाँ पर हमें क्या करना है, ग्रोइंग अप समझना है कि किस तरीके से लड़के और लड़कियां अलग अलग प्रकार से बड़ी होती हुई चली जाती हैं, और वो स्टीरियोटाइप पे भी अंतर दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो लड़का और लड़की के रूप में बड़ा होना यहाँ पर चैप्टर का नाम है। मतलब एक लड़का या लड़की किसी व्यक्ति की पहचान या आइडेंटिटी का महत्वपूर्ण भाग है। भाई लड़का या लड़की आप कैसे, मतलब किस नाम से, मतलब किस लिंग से जाने जा रहे हैं, आपके बहुत सारा जीवन का जो आधार है वो उस लिंग पर टिका हुआ है। वर्तमान में भारत में ऐसा चलता है, स्टीरियोटाइप है, रूढ़िवादिता है। और हमारे यहाँ ये पता है कि भाई हमें, अगर मान लो लड़का है तो वो बाहर के काम कर रहा होगा, और लड़कियां हैं तो घर में किचन और बाकी सारी चीजें करती हैं, ये स्टीरियोटाइप कहता है। रिसेंट डेवलपमेंट्स में अगर आप देखेंगे तो चीजें, तस्वीरें बदल रही हैं, इक्वल पे बहुत सारी चीजें कानूनों में भी हैं, लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ पर एक जो स्टीरियोटाइप, जो रूढ़िवादिता चलती है, उसके आधार पर हम लोग जेंडर से बहुत सारी चीजें डिसाइड कर देते हैं कि आगे आने वाले समय में ये क्या करने वाला है। ठीक है, पहला पॉइंट ये हो गया, जेंडर से डिसाइड करना। दूसरा, सोसाइटी जो है, समाज जो है, वो बच्चों को सिखा देती है कि लड़कों और लड़कियों को कौन सा व्यवहार करना चाहिए। ठीक है, अभी वर्तमान में इसको आप गुड टच बैड टच से भी इंक्लूड कर सकते हैं। अभी आजकल जो बच्चे होते हैं हमारे, वो उनके सेंसेस इतने अच्छे हैं कि कौन आपके साथ में पॉजिटिवली आपको टच कर रहा है या फिर निगेटिवली टच कर रहा है, तुरंत एक बार में बच्चा बता देता है। और आज की जनरेशन तो जन अल्फा है, इसे तो सारी चीजें आपको मोबाइल में देखने को मिलती ही रह रही हैं, तो इस वजह से इन्हें सारे ज्ञान है। ठीक है, बच्चे सीखते हैं कि लड़के और लड़की में से कौन से कार्य करने होते हैं, कौन से कार्य लड़कों के होते हैं, कौन से कार्य लड़कियों के होते हैं। ये सारी चीजें धीरे धीरे समाज के द्वारा बच्चों को सीखने को मिलती हैं। अनेक लोग मानते हैं कि लैंगिक भूमिका हर जगह समान होती है, जबकि वास्तव में समाज जो है ना, इसके अनुसार, समाज के अनुसार ये सारी चीजें बदलती हुई भी चली जाती हैं। ये तो रियलिटी है। और जो हमारा अभी वर्तमान में चीजें हैं,
समय के साथ में सारी चीजें बदलेंगी, ठीक है। अच्छा, विभिन्न समाज में लड़के और लड़की जो है वो अन्य अलग अलग प्रकार की भूमिकाओं में रहेंगे। ये भूमिका बच्चों को अगर देखेंगे तो भविष्य और महिला के रूप में भी, मतलब पुरुष और महिला के रूप में भी निभाई जाने वाली जिम्मेदारियों के लिए तैयार करते हैं। और अधिकांश समाजों में पुरुष के जो कार्य हैं, भूमिका है, महिलाओं के जो कार्य हैं, जो उनकी भूमिका है, उन पे हम लोग अपेक्षाकृत अधिक महत्व, मतलब कुल मिलाकर के पुरुषों के कार्य और भूमिकाओं को ज्यादा महत्व दिया जाएगा। अधिकांश जो हमारा समाज है, मेन को ज्यादा वैल्यू दी जाती है। अभी ये रिक्विजिट चलता है ना, ये हमारा प्री रिक्विजिट चलता है। एक तरह से रूढ़िवादिता हमारी इस पर आकर के टिक जाती है। मतलब असमान मूल्यांकन होगा शिक्षा के स्तर पर भी, कार्यस्थल पर भी। सामाजिक और लैंगिक असमानताओं का भी सामना यहाँ पर महिलाओं को करना पड़ता है। ये हमारे चैप्टर में एनसीईआरटी में दिया है। तो कुल मिलाकर के ये वाला जो भाग है, इसमें क्या बताया गया है, इसमें लैंगिक भूमिकाएं समाज द्वारा निर्मित होंगी, जन्मजात या स्थायी नहीं होंगी, और प्रत्येक बच्चे को जेंडर की परवाह किए बिना समान अवसर और समान सम्मान मिलना चाहिए। लेकिन मिल रहा है कि नहीं, आप कमेंट सेक्शन का यूज करेंगे। और हाँ, ये पूरा चैप्टर अभी समझेंगे ना, एक एक पॉइंट जब इसके समझेंगे आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। देखिए, एक कहानी इसमें दी हुई है समूह, ठीक है। दशक में समूह में बच्चों का पालन पोषण 1920 के दशक में किस तरीके से होता था, उस पर एक कहानी एनसीईआरटी में दी हुई है। हो सकता है सवाल यहाँ से निकाल ले। समूह जो है वो दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित छोटे छोटे द्वीपों का एक समूह है। समूह आप समझ रहे होंगे, आपने देखा होगा WWE के, अगर आप फैन हैं तो रोमन रेंस का नाम सुना होगा ना। तो ये सारे लोग जो है उसी क्षेत्र से संबंधित, ड्वेन जॉनसन का नाम आपने सुना होगा, ये सारे लोग उसी से संबंधित है। तो 1920 के दशकों में समूह के बच्चे जो है वो औपचारिक विद्यालय में नहीं जाते थे। वे बड़े बच्चे और वयस्क बच्चों से दैनिक जीवन के कार्य के माध्यम से जीवन कौशल से सीखते थे। बड़े बच्चों के साथ में रह करके सीखने का कार्य वो करते थे। कोई ऐसे पारंपरिक विद्यालय वहां पर नहीं हुआ करते थे। बच्चे बड़े को देख करके उनकी सहायता से सीख रहे थे। तो बच्चों की देखभाल, घरेलू कार्य और अन्य जिम्मेदारी भी यहाँ पर देखने को मिलती है। मछली पकड़ना समूह समाज और प्रमुख व्यवसाय यहाँ पर इनका हुआ करता था। मतलब जो भी चीजें थी वो गतिविधि के आधार पर थी और करके सीखने पर फोकस किया जाता था। अब इससे क्या हुआ, धीरे धीरे मछली पकड़ने और आजीविका से जुड़े हुए अन्य कौशल वो सीखते चले जाएंगे, है ना। एक्सपीरियंस से करके सीख रहे हैं तो बेहतर विकल्प और बेहतर मन स्थिति उनकी डेवलप होती चली जाएगी। ऐसे होने से जैसे जैसे बच्चे चलने लगते थे, उनकी देखभाल की बड़ी जिम्मेदारी भाई बहनों पर आ जाती थी, ठीक है। अब जो भाई बहन है वो भी बहुत बड़े तो नहीं है ना, लेकिन उनके अंदर जिम्मेदारी आ गई। जिम्मेदारी का भाव एक बार अगर आपके जीवन में आ जाता है तो आप सीखने के प्रोसेस में बहुत तेजी से आगे बढ़ने लगते हैं। तो लड़की और लड़की दोनों अपने छोटे भाइयों की देखभाल करने लगते थे और इसके माध्यम से फिर जिम्मेदारियां बढ़ती हैं। लड़कों के लिए लगभग 9 वर्ष की आयु में बड़े लड़के जो हैं वो बड़े लड़कों के साथ में मछली पकड़ना, नारियल लगाना या बाहरी कार्य करना, ये सारी चीजें सीखने लगते थे। और लड़कियां किशोरावस्था से छोटे बच्चों की देखभाल करने और बड़ों की सहायता करने में लग जाती थी। आप समझ रहे हैं ना, डिफरेंस है अभी भी, लेकिन फिर भी करके सीख रहे हैं ये बच्चे। थोड़ा सा गतिविधि आधारित यहाँ पर शिक्षण इन्हें मिल रहा है। लगभग 14 वर्ष की आयु के बाद लड़कियों को अधिक स्वतंत्रता मिल जाती थी, मछली पकड़ने भी जाती थी और बागान में कार्य करने और टोकरी बुनने भी ये अब जाने लगती थी। तो धीरे धीरे उनके दायित्वों को बदल दिया जाता था और धीरे धीरे उनके दायित्व और जिम्मेदारियों को बढ़ा दिया जाता था। आगे चल करके एक और प्रकरण यहाँ पर चर्चा की गई जिसमें खाना बनाने की जिम्मेदारी, भोजन अलग रसोई घरों में बनाया जाता था और इसके अलावा खाना बनाने का अधिकांश कार्य जो है वो लड़के करते थे, लड़कियां तैयारी में सहायता करती थी। खाना बनाएगा कौन, लड़के बनाएंगे, लेकिन उसकी तैयारियां जो उसकी रिक्वायरमेंट्स है, मतलब दोनों मिल बांट करके ये काम कर रहे थे। तो ऐसा कुछ भी नहीं था कि जेंडर रोल्स यहाँ पर डिफाइंड थे। डिफरेंशिएशन कम से कम था। जैसे जैसे लड़कियों की उम्र या उस तरीके से वो बढ़ती चली जाती थी तो वहां पर उनको वो भी दायित्व दिए जाते थे जो एक मेल कर रहा होता था, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर विभिन्न समाजों में लड़की लड़कियां भूमिका अलग होती है, लेकिन कौन सा कार्य लड़का या लड़की उपयुक्त रूप से प्रकृति नहीं बल्कि समाज निर्धारित करता है। समूह का उदाहरण स्पष्ट करता है कि लैंगिक भूमिकाएं थोड़ा सा लचीली है, यहाँ पर व्यवस्थाएं लचीली है, विभिन्न संस्कृतियों में बदलती हुई नजर आती हैं। तो ये समूहों में जो एक तरह से जो विचारधारा डेवलप होती है, एक करके सीखने वाली विचारधारा और कंपैरेटिवली बेहतर करने की विचारधारा यहाँ पर देखने को मिलती है। तो ये एक पहला एग्जांपल जो कि एनसीईआरटी में दिया हुआ था, जहां पर मेल और फीमेल की भूमिकाओं को अलग अलग नहीं एक साथ में रख करके
कुछ डिफरेंशिएशन के माध्यम से इनको कोशिश ये की गई कि ये पैरेलल वर्ड यहाँ पर डेवलप हो। पहला एग्जांपल इन्होंने यहाँ पर एनसीईआरटी में ये दिया था। अच्छा, इसमें नो फॉर्मल स्कूलिंग मतलब 1920 के बाद में कौन सा ऐसा समाज था जहां पर नो फॉर्मल स्कूलिंग होती थी, किसी भी प्रकार का औपचारिक विद्यालय नहीं था, तो कौन सा ऐसा समाज था? तो ये समूह, ये आपके लिए क्वेश्चन बन सकता है। लड़का और लड़की दोनों छोटे भाई बहनों की देखभाल करते थे और मुख्यतः मछली पकड़ने और बाहरी कार्य लड़के मुख्यतः सीखते थे, बाद में ये कार्य लड़कियों को भी कराया जाता था। किशोरावस्था के बाद में मछलियां पकड़ना भी उनको अलाउ कर दिया जाता था। उदाहरण सिद्ध करता है कि लैंगिक भूमिका एक समाज से दूसरे समाज में बदलती हुई रहती है। तो ये हम लोगों ने एक एग्जाम्पल देखा, हम लोगों ने एनसीईआरटी का एक टॉपिक यहाँ पर देखने की कोशिश की और लैंगिक समानता और लैंगिकता में कैसे कैसे डिफरेंसेस हैं ये आप लोगों को ने देखा। ऐसे ही एमपी का एक एग्जाम्पल इसमें दिया हुआ है एनसीईआरटी में, एमपी का किस तरीके से प्रोसेस होता है का मतलब वहां पर कैसे कैसे सेफ्टी और बाकी सारी फीचर्स यहाँ पर इंक्लूड होते हैं। इसके अलावा यहाँ पर सोसाइटीज कैसे कैसे क्रिएट होती हैं, डिफरेंसेस कैसे बनते हैं। तो आपको इसमें ये करना है, एनसीईआरटी का पीडीएफ आपके पास में अवेलेबल रहेगा, आप इस लेक्चर को उठा लेंगे, आप एनसीईआरटी का पीडीएफ या एनसीईआरटी की किताब लेकर के बैठ जाएंगे, आप इस पूरे प्रोसेस को सुनते हुए चले जाएंगे, कंप्लीट एक एक सवाल आपका यहाँ से बन जाएगा, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस एनसीईआरटी वाला रहेगा, शुरुआत से हम लोग इसी पर फोकस करेंगे, पूरे बैच में हम लोग इसी तरीके से पढ़ेंगे और इसको हम लोग इस तरीके से लेकर के जाएंगे कि जितने भी सवाल यह वाले पार्ट से, जो कोर वाले पार्ट से लगभग 40 क्वेश्चन आएंगे, है ना, 35 से 40 क्वेश्चन जो है वो कोर वाले पार्ट से देखने को मिलेंगे। वो 40 से 35 क्वेश्चन, 35 से 40 क्वेश्चन हमारे पूर्णतः सत्य हो, एक भी गलती इसमें ना हो, है ना। तो उम्मीद है आपको ये एक डेमो जो है वो अच्छा लगा होगा। इसको डिटेल में हम लोग अपने बैचेस में पढ़ेंगे भी, अच्छे से एक एक पॉइंट को समझेंगे भी। हाउस होल्ड क्या होता है, उसमें वैल्यूज कैसे ऐड होती हैं, इसके अलावा हाउस होल्ड में बहुत सारी महिलाएं जो काम करती हैं वो किस तरीके से करती हैं, एनसीईआरटी को टारगेट करते हुए चीजों को पढ़ा जाएगा। एक बहुत सारे एग्जांपल्स भी हैं, मेलानी की कहानी भी है, इस ये मेलोनी नहीं है, ये मेलानी है, तो ये कहानियां भी हमें समझनी होगी और यहाँ पर जो गूढ़ अर्थ है वो निकालने होंगे। ठीक है, पहला ये एग्जाम का एक हम इसका जो डेमो है ये आपको हम अवेलेबल करा देते हैं, ये यूट्यूब पर भी मिल जाएगा, ये एप्लीकेशन पर भी मिल जाएगा, इसका पीडीएफ हम एप्लीकेशन पर ऐड कर देंगे, वहां से आप इसे देख लीजिएगा। कैसा लगा ये पहला शुरुआत जो हम लोगों ने यूटेट की है, क्या इस तर्ज पर अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो आप लोगों को फायदा होगा, या अगर आपको ऐसा लगता है कि सर कुछ और भी ऐड करना है, जैसे अभी जब आपकी क्लास हो रही होगी ना, जब 1 अगस्त से क्लास शुरू हो जाएगी तो इसमें एक और पार्ट, अभी देखिए बहुत बड़ी सी पीपीटी ये हमारी बन गई, एक चैप्टर है सिंगल चैप्टर, ठीक है, एक एक पहलू पर चर्चा करेंगे तो पीपीटी लंबी बनेगी, लेकिन उसके बाद भी हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन भी रखेंगे, 15 क्वेश्चन लास्ट में करेंगे हर एक क्लास के। अभी पीपीटी में ऐड नहीं है, लेकिन आगे आने वाले समय में जो हमारी 1 तारीख से क्लास होगी उसमें 15 क्वेश्चन, 15 से 20 क्वेश्चन भी हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे, ताकि वो टॉपिक वहीं पर पढ़ें और वहीं पर खत्म कर लें। कहीं पर अगर आपको कुछ और भी अपडेट करवाना है तो आप कमेंट सेक्शन का यूज करिएगा, और कैसा लगा ये वीडियो आप हमारे साथ में शेयर करिएगा ना। बहुत सारे अच्छे अच्छे पॉइंट यहाँ पर हैं, बहुत सारी अच्छी अच्छी कहानियां यहाँ पर हैं, बहुत सारी अच्छी अच्छी तस्वीरें यहाँ पर हैं। एनसीईआरटी एक बहुत चर्चा में रहने वाला भी और बहुत महत्वपूर्ण भी यूटेट एग्जामिनेशन को ध्यान में रखते हुए बहुत महत्वपूर्ण भी विषय वस्तु रहती है। ठीक है, आज के इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। डेमो आप लोगों को उम्मीद है अच्छा लगा होगा। कंप्लीट क्लास आपकी 1 तारीख से स्टार्ट हो जाएंगी, आप उसके लिए फीडबैक, और हाँ, एनसीईआरटी का पीडीएफ हम अभी यूटेट वाले बैच में ऐड कर दे रहे हैं। ठीक है, एक बार जल्दी से फीडबैक दे दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, उसके बाद में फिर आगे हम लोग मूव करना स्टार्ट करेंगे बाकी चीजों को लेकर के। बहुत बहुत धन्यवाद।